नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर के साथ मैं हूं आपके साथ दीपाली। हमारे इस खास शो में होंगी 24 घंटे की सभी बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सफर। जनता परिवार में अब किसी भी पार्टी का विलय नहीं होगा। प्रोफेसर रामगोपाल के बयान के बाद ये बात अब पूरी तरह से साफ हो गई है। 2014 के चुनावों के बाद जिस तरीके के राजनीतिक परिणाम आए, उसके बाद मुलायम सिंह यादव को लगा कि देश में जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है वो जनता के बीच में अपना जनाधार खो चुकी है। इसलिए उनको पुराने जनता परिवार की याद आई। मुलायम सिंह यादव ने काफी मेहनत की और धीरे धीरे कुनबा जोड़ने में लग गए। उनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई कि वही जनता परिवार की अगुवाई करेंगे। लेकिन जब बात झंडे की आई और विलय की आई तो आपस में खींचतान शुरू हो गई। खुद मुलायम सिंह यादव के परिवार में झगड़ा शुरू हो गया। नहीं, तकनीकी कारणों से कोई नहीं। जब हमारे पार्टी का नाम और निशान सब खत्म हो जाएगा तो कोई भी आदमी अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं करना चाहेगा। जब भी देश में कोई सेकुलर फ्रंट बना है तो शुरुआती दौर में सभी नेता काफी उत्साह दिखाते हैं, लेकिन जब बात राजनीतिक नफा नुकसान की होती है और अपने एक दूसरे के अहम की बात होती है तो यह फ्रंट टूटकर बिखर जाता है। जनता परिवार के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने राम मंदिर मुद्दे पर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी को जब भी मौका मिलेगा वो रामलला के दर्शन करने जरूर आएंगे। एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि क्या कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण केंद्र सरकार करवाएगी, तो राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं है। देखिए, हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका है और मैं समझता हूं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस दौरान सालों विकास की डगर देख रही अयोध्या में जल्द विकास कराने का भरोसा भी गृह मंत्री ने दिया। अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल आज मीडिया के सामने आई और अपने ही दल के एक दूसरे सांसद हरबंश सिंह पर जमकर निशाना लगाया। दरअसल अपना दल के सांसद कुंवर हरबंश सिंह ने कुछ दिनों पहले अनुप्रिया पटेल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अपनी महत्वाकांक्षा के चलते वो अपनी माता का तिरस्कार कर रही हैं। आज अनुप्रिया पटेल ने इसका जवाब दिया और कहा कि पारिवारिक मामलों में हरबंश राय दूर रहें और लक्ष्मण रेखा न लांघें। दरअसल अपना दल मां और बेटी के गुटों में बटी हुई है और दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर लगातार छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अपना दल के लखनऊ स्थित मुख्यालय के कब्जे को लेकर के भी विवाद हुआ। दोनों तरफ से एफआईआर हजरतगंज थाने में पड़ी हुई है। आज अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उनकी बहन पल्लवी महत्वाकांक्षी है, जिसके कारण परिवार में सारा विवाद हो रहा है। हरिवंश जी मेरी पार्टी के सांसद हैं, इस नाते मैं उनका सम्मान करती हूँ। उन्हें अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। पार्टी में अपने कद का वो गलत आकलन कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने आज अपनी मां के बारे में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मदर्स डे के मौके पर उन्हें शुभकामना दी। अमर सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। पिछले एक साल से इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बार भी इसी तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बयान से ये बात साफ हो गई है कि अमर सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह के बीच में किस तरह के राजनीतिक संबंध थे, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनावों से पहले इन दोनों के संबंधों में बुरी तरह से खटास आ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से निकालना मुलायम की मजबूरी बन गई। 2014 में लखनऊ में जलेश्वर मिश्र की जयंती में मुलायम और अमर सिंह ने मंच साझा किया। उसके बाद से ही लगातार इस बात की चर्चा थी कि अमर सिंह समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रोफेसर रामगोपाल ने आज दिल्ली में बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि अगर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को पार्टी ज्वाइन करनी होती है तो इसका निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड में होता है। कि पार्टी में कौन आता है कौन नहीं आता, ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। अमर सिंह और रामगोपाल यादव के बीच कितनी राजनीतिक कटुता है, ये बात जग जाहिर है। और ये बात भी सत्य है
कि अगर अमर सिंह की राह में रामगोपाल यादव नहीं होते तो वो कब की समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके होते। हरीश रावत सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल हो सकता है। इसके लिए कांग्रेस में जोड़ तोड़ की कवायद अब शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि हरीश रावत मंत्रिमंडल से इस बार कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जबकि कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। माना जा रहा है कि ये सारी कवायद वर्ष 2017 के चुनावों के मद्देनजर हो रही है। हालांकि उत्तराखंड में चुनाव होने में अभी 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन चुनावी जीत की रणनीति अभी से ही बननी शुरू हो गई है। इसी रणनीति के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं, जिसमें कुछ पुराने मंत्रियों की जगह पर नए मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस संगठन की ओर से कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल विसंगतियों को दूर करने के लिए किया जाएगा। प्रदेश विधानसभा में जहां कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत के बूते पर पूरा बहुमत हासिल कर लिया है, वहीं पीडीएफ के समर्थन को लेकर भी सरकार की निर्भरता अब खत्म हो गई है। संसद में फूड पार्क का मुद्दा उछलने के बाद एक बार फिर अमेठी सुर्खियों में आ गया है। बीजेपी और कांग्रेस में अमेठी के किसानों को रिझाने के लिए होड़ मच गई है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी 12 मई को अमेठी के दौरे पर आएंगी। इस दौरान वो किसानों से मुलाकात करेंगी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष और यहां से सांसद राहुल गांधी भी 18 और 19 मई को अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे और इस दौरान वो भी किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया था कि केंद्र की मोदी सरकार बदले की भावना से काम करवा रही है और इसी के तहत अमेठी में बनने वाला फूड पार्क का प्रोजेक्ट रुकवा दिया गया है। इस बयान पर राजनाथ सिंह ने जांच करवाने की बात कही थी। ऐसे में अब देखना होगा कि देश की 2 दिग्गज पार्टियों की सियासत में हैरान परेशान किसान को क्या मिलता है। गाजियाबाद में कल बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। इसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और यूपी प्रभारी ओम माथुर गाजियाबाद में हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि यूपी में सरकार के नाम पर कुछ भी नहीं है और सरकार लखनऊ में एसएसपी तक तय नहीं कर पा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में एक व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और सिर्फ चुनाव के वक्त फायदा लेने के लिए पार्टी में आने वाले नेताओं की एंट्री पर भी वो रोक लगाएंगे। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि राम मंदिर आस्था का केंद्र है, राजनीति का नहीं। आपको बता दें कि कल होने वाली बैठक में महासंपर्क अभियान और प्रशिक्षण पर चर्चा होगी। साथ ही किसानों की तबाही, मुआवजे पर राजनीति जैसे मुद्दों पर भी बातचीत होगी। शाहजहांपुर में एक महिला से घर में घुसकर रेप करने का मामला निकलकर सामने आया है। खबर के मुताबिक तमंचे के बल पर एक दबंग व्यक्ति ने महिला के साथ रेप किया। हद तो तब हो गई जब पीड़ित महिला अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंची तो पुलिस ने उसे वहां से भगा दिया। पुलिस ने मामले को झूठा बताते हुए पीड़ित के साथ उसके पति को भी डांट फटकार कर थाने से चलता कर दिया। मायूस होकर पीड़ित महिला ने जब आत्महत्या की धमकी दी तब जाकर पुलिस ने केस दर्ज किया और पीड़ित को मेडिकल के लिए भेजा गया। पुलिस ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लेने की बात कही है। थाने गए, कोई सुनवाई नहीं हुई रही हूँ। क्या कह दी पुलिस? क्या कह रही? ये कह रही है काम हो ही नहीं सकता तुम्हारे हाथ में। कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। जब महिला को केस दर्ज करवाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। मिर्जापुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ अस्पताल में एक अज्ञात मरीज के साथ जानवर से भी बदतर सलूक किया गया। इलाज के लिए पहले तो सर्जिकल वार्ड में मरीज घंटों जमीन पर पड़ा रहा और फिर बाद में गंभीर रूप से बीमार इस मरीज को अस्पताल के कर्मचारी घसीटते हुए अपने साथ लेकर गए। मरीज के शरीर पर कपड़े नहीं थे, लेकिन उसका इलाज करने के बजाय अस्पताल में मरीज के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। मीडिया कर्मी जब संबंधित अस्पताल पहुंचे तब जाकर अस्पताल के कर्मचारियों ने मरीज को बेड पर लिटाया, लेकिन इस दौरान भी अस्पताल के कर्मचारी मरीज को घसीटते हुए ही लेकर गए। इस अमानवीय हरकत पर जब अधिकारियों से पूछा गया तो उनका कहना है कि मरीज मानसिक तौर पर कमजोर है और खुद ही बेड से नीचे आ गया था। इसको कोई देखभाल न कुछ हो रहा, इसके ऊपर कोई मरीज है
बाथरूम में अंदर फेंका है, कोई आदमी जा रहा है उसमें कुछ फेंक दे रहा है, कोई उसमें सुधार नहीं है, न डॉक्टर लोग कोई देख रहे हैं न कोई हो रहा है। पेट से उतर करके खसकते खसकते यहाँ आ गया। मरीज अगर मानसिक रूप से कमजोर है भी तो उसे जमीन पर घसीटना कहां तक जायज है? व्हाट्सएप पर अपना इस्तीफा भेजने वाले दरोगा विनोद कुमार को पुलिस महकमे के अंदर ही की बात मीडिया में सार्वजनिक करने की सजा मिली है। कानपुर के रसूलाबाद थाने के दरोगा विनोद कुमार का ट्रांसफर अब झांसी मंडल कर दिया गया है और अब आईजी जोन से भी न्याय न मिलने पर उन्होंने डीजीपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल देश में व्हाट्सएप पर पहले इस्तीफा की खबर जी संगम ने दिखाई थी। ये इस्तीफा दरोगा विनोद कुमार ने आईजी जोन आशुतोष पांडे को भेजा था। दरोगा विनोद कुमार ने सर्कल सीओ रमेश चंद्र विद्यार्थी पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया था। इस मामले में आईजी ने जिले के एडिशनल एसपी को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, पर हैरानी की बात यह है कि जांच तो अभी चल ही रही है। आरोपी सीओ भी मजे में हैं, लेकिन इन सबके बीच अचानक आईजी ऑफिस से ही पीड़ित दरोगा का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है। उधर एसपी का कहना है कि ट्रांसफर पहले ही हो चुका है, जिसे रुकवाने के लिए दरोगा ऐसी शिकायत कर रहे हैं। बुंदेलखंड में पिछले एक दशक से लगातार प्राकृतिक आपदा से किसानों की आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ा है। ज्यादातर आत्महत्याओं के मामले में बैंक कर्ज ही होता है और ये बैंक कर्ज बेटियों के हाथ पीले करने के लिए लिए जाते हैं। जब ये कर्ज ज्यादा बढ़ जाता है तो मजबूरी में किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है, लेकिन अब नरेनी के घावरा गांव और विद्या समिति के लोगों ने वह मिसाल कायम की है जिससे आत्महत्याओं का दौर शायद यही थम जाएगा। कई वर्षों से बर्बाद फसलों और 2 लाख से अधिक बैंक कर्ज को न चुका पाने की वजह से परेशान किसान शिवदयाल सोच नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या करे, और ऊपर से पुत्री की शादी का जिम्मा। उसके मन में बस एक ही बात आ रही थी कि क्या वो अब अन्य किसानों तरह आत्महत्या कर ले। लेकिन जब उसकी ये परेशानी गाँव वालों के सामने पहुँची तो उन्होंने पूरी मदद की और सबने मिलकर बेटी सुनीता के ब्याह रचाया। ये जो शादी हो रही है सामुदायिक सहयोग से हो रही है। कहीं से सब्जी आई है, कहीं से आटा आया है, कहीं से बर्तन आए हैं। ये शादी एक संदेश देती है कि अगर सामुदायिक सहयोग से कोई काम होता है तो बड़ा से बड़ा काम संपन्न हो सकता है। बारात लेकर आए दूल्हे के पिता भी इस सद्भावना भरे माहौल से काफी अभिभूत हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि दहेज के रूप में 1 पैसा नहीं लेंगे। मुरादाबाद में एक विदेशी छात्र पर हमले का मामला सामने आया है। छात्र के चेहरे पर गहरी चोट है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पाकबड़ा इलाके की है। पीड़ित अबर सूडान का रहने वाला है और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में बीसीए का छात्र है। अबर के मुताबिक शनिवार को 4 अज्ञात लोगों ने पाकबड़ा में उसके कमरे का दरवाजा खुलवाया और बुरी तरह मारपीट की। पीड़ित के मुताबिक शोर मचाने पर हमलावर मौके से भाग गए। घायल छात्र को यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अबर के मुताबिक उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। इधर पुलिस अधिकारियों ने मामले पर चुप्पी साध रखी है और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये छात्रों के मध्य एक सामान्य प्रगति की घटना है जिसमें अहम की वाली बात छात्रों में आ जाती है और इसके अतिरिक्त इसमें अभी तक की जांच से अन्य कोई विषय नहीं पाया गया है। तो बहुत गंभीर प्रकृति का ये अपराध नहीं है। वाराणसी के बीएचयू में अमेरिकी स्कॉलर से छेड़खानी और अब मुरादाबाद में एक विदेशी छात्र पर हमला। यकीनन विदेशी छात्रों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। वाराणसी में अमेरिकी रिसर्च स्कॉलर के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोनों आरोपी वाराणसी के सीर गांव के रहने वाले हैं। बीएचयू कैंपस में 22 अप्रैल को शोध छात्रा के लूट, मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। इधर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने बीएचयू से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। वहीं एसएसपी ने लंका थाने के केसों के खिलाफ जांच टीम गठित की है। इस मामले की एसपी सिटी सुधाकर यादव जांच करेंगे। पीड़ित शोध छात्रा ने लंका थाने केसों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। छात्रा के मुताबिक 22 अप्रैल को उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। आखिरकार एसएसपी के दखल के बाद 28 अप्रैल को केस दर्ज किया गया। कैंपस के अंदर कड़ी सुरक्षा के बावजूद इस तरह के वारदात के सामने आने से बीएचयू प्रशासन पर और बीएचयू में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि पीड़ित को कब तक इंसाफ मिल पाता है।
यूपी की अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर की बेटी अदीबा ऋषिकेश के राफ्टिंग जोन में डूब गई। हादसा आज सुबह लक्ष्मण झूला के पास फूलचट्टी में हुआ। अदीबा की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि राफ्टिंग गाइड ने अदीबा के साथ रहे 3 अन्य छात्रों को तो डूबने से बचा लिया है, लेकिन अदीबा का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। अदीबा मेरठ के सुभाती मेडिकल कॉलेज में मेरठ में पढ़ती थी और अपने दोस्तों के साथ राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश आई थी। अदीबा को ढूंढने का काम जारी है। ऋषिकेश में बेटी के डूबने की खबर मिलने के बाद से मेरठ में यूपी के कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर के घर लोगों के आने जाने का सिलसिला लगा है। शाहिद मंसूर परिवार के सदस्यों के साथ ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। शाहिद मंसूर की बेटी अदीबा मंसूर सुभाती यूनिवर्सिटी में एमडी की पढ़ाई कर रही हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से ही ऋषिकेश टूर पर गई थी। टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र में आज एक मैक्स सवारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में जहां 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आज सुबह टिहरी के चमियाला से घनसाली जा रही एक सवारी मैक्स गाड़ी भिलंगना नदी में गिर गई। हादसे में जहां 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद 3 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी नदी में बहने की आशंका जताई जा रही है। घायलों को घनसाली पुलिस ने पिलखी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया है। वहीं पुलिस की एक टीम नदी में बहने वालों की तलाश में जुट गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घनसाली गैस गोदाम के पास सुबह करीब 11 बजे यह हादसा हुआ। मैक्स आ रही थी और मैक्स में 11 लोग सवार थे। यहाँ से लगभग सीधे गंगा की भिलंगना के पानी में जा गिरी। 3 झटके उसको रास्ते में लगे और 11 लोगों में 6 लोग घायल हैं गंभीर रूप से और 3 की मृत्यु हो गई। हादसे में घायल हुए 5 लोगों में से एक बच्चे की हालत गंभीर है, जिसे देहरादून रेफर कर दिया गया है। वहीं मृतकों में 2 महिलाओं सहित 11 यात्री स्थानीय लोग थे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हादसा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के चलते हुआ है। भदोही में मानव रहित क्रॉसिंग पर एक कार ट्रेन की चपेट में आ गई। ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन के पास छतवी में हुए इस हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवक को जिंदा अस्पताल रेफर किया गया है। कार सवार सभी लोग गोपीगंज थाना क्षेत्र के भवानीपुर के रहने वाले थे। हादसे में स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन को भी नुकसान पहुंचा है। बाद में मालगाड़ी का इंजन लगाकर ट्रेन को रवाना किया गया। अलीगढ़ में 3 दिन पहले अगवा हुई 6 साल की मासूम बच्ची का शव मिला है। फिरौती नहीं मिलने पर बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी है। घटना दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के महफूज नगर की है। मेहताब हसन की 6 साल की बेटी शीफा को 3 दिन पहले दुकान से अगवा कर लिया गया था। बदमाशों ने 5 लाख की फिरौती मांगी थी। फिरौती देने के लिए मेहताब ने समय मांगा था और पुलिस को मामले की जानकारी दी थी। आज बदमाशों ने फोन कर मेहताब को नादा नाले पर पहुंचने के लिए कहा, जहां उसे बच्चे का शव मिला। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक से पूछताछ की गई थी, उसी की निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर में डिबाई के औखंद गांव में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति और उसके साथी की हत्या कर दी। दरअसल गांव के पूर्व प्रधान समरवीर के 2 बेटों में बड़े बेटे मनोज की कई साल पहले मौत हो गई थी। उसके हिस्से की 40 बीघा जमीन उसकी पत्नी सरोज और उसके बेटों के नाम आ गई थी। तब तक छोटे बेटे मिथिलेश की शादी नहीं हुई थी, इसलिए परिजनों ने सरोज की शादी मिथिलेश से करा दी। शादी के बाद मिथिलेश को पता चला कि सरोज के दूसरे पुरुषों के साथ संबंध है और वो जमीन के लिए उसकी हत्या करा सकती है, तो मिथिलेश ने अपनी जमीन अपनी बहनों के नाम करा दी। उधर सरोज के प्रेमी के बारे में जब मिथिलेश को पता चला और उसने विरोध किया, तो सरोज ने अपने प्रेमी और भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या करा दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता शशि कपूर को आज दादा साहब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली मुंबई के पृथ्वी थिएटर में शशि कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए पहुंचे। पुरस्कार के रूप में शशि कपूर को स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए का चेक और शाल प्रदान भेंट की गई। शशि कपूर बीमार होने की वजह से दिल्ली में 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में हिस्सा नहीं ले पाए थे। इसी वजह से सरकार ने उन्हें मुंबई में ही सम्मानित करने का फैसला किया था। भारतीय फिल्मों के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाने वाले इस सम्मान के लिए शशि कपूर के नाम का ऐलान इसी साल मार्च में हुआ था। इस खास मौके पर कपूर खानदान के अलावा फिल्मी जगत से जुड़ी कई हस्तियां मौजूद रहीं।
शशि कपूर को इससे पहले 2011 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। भले ही हम स्वतंत्रता दिवस को देश की आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हों, लेकिन 10 मई 1857 का ही वो गदर था जब जंगे आजादी की पहली नींव मेरठ में रखी गई थी। 10 मई 1857 को जो गदर हुआ उसे याद कर आज भी लोगों में देशभक्ति का जज्बा जाग उठता है। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी ऐसी अनगिनत यादें मेरठ में बिखरी हुई हैं, जिनके अवशेष आज भी मौजूद हैं। फिर चाहे मेरठ का काली पलटन मंदिर हो, जहां के पुजारी ने इस क्रांति की चिंगारी को भड़काकर आग का गोला बना दिया था, या फिर सेंट जॉन्स सिमेंट्री, जहां आज भी उन अंग्रेज अफसरों की कब्रें हैं जो इस क्रांति में क्रांतिकारियों के हाथों मारे गए थे। क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, उसका दृश्य रूप कहीं उपलब्ध नहीं था, सिर्फ लिखित रूप में टेक्स्ट मटेरियल में चीजें उपलब्ध थी। और पहली बार इस म्यूजियम द्वारा प्रयास करके उन घटनाओं का दृश्य रूप उपलब्ध कराया गया कि 10 मई 1857 को मेरठ में क्या हुआ और वो जो हमारी पहली क्रांति थी वो कैसी थी। देश की पहली जंग आजादी पर मर मिटने वालों पर किसी ने सही लिखा है, शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बस यही बाकी निशा होगा। कानपुर चिड़ियाघर की बाघिन तृषा मां बनने वाली है। आज मदर्स डे के मौके पर आई इस खबर से यहाँ के हजारों वन प्रेमी झूम उठे और तृषा को बधाई देने वालों का तांता लग गया। आज मदर्स डे के अवसर पर सेव द टाइगर अभियान को एक बड़ी सौगात मिली है। बाघिन तृषा की देखभाल करने वाले डॉक्टरों ने कानपुर चिड़ियाघर प्रशासन को सूचित किया है कि उसका गर्भकाल लगभग पूरा हो गया है और वो अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। इस खबर के मिलते ही पूरा चिड़ियाघर प्रशासन गर्भवती बाघिन की तीमारदारी में जुट गया।